बात तो देखिए जितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं सब में लंबी लंबी की गई है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन अब तक कितना हुआ है, कितना इम्प्लीमेंट किया गया, ये सारी बातें तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि पिछले अपना बैकग्राउंड देखिए कि आपने जो पहले जो अधिवेशनों में जो तमाम बातें करी, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया? अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो इसकी क्या गारंटी है कि अभी जो गुजरात में अधिवेशन हुआ है उसको दोबारा इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा? डीसीसी को स्ट्रॉन्ग करने की लगातार बात हो रही है। अगर डीसीसी स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये प्रदेश अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन के जो दरबार है, जहां पे ये पार्टी ऑफिस को हाशिए पे लाके अपने घरों में जो दरबार लगाते हैं, वो जो है वो दरबार संस्कृति जब खत्म हो जाएगा, अलग अलग दरबारियों ने जो कब्जा कर रखा है, तो ये जो है ये अगर खत्म हो गया अगर इस प्रदेश के अंदर, तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस जिंदा हो जाएगी। लेकिन हरियाणा में देखिए कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष से लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन तक का फैसला नहीं हो पा रहा है। चुनाव तो होने के लिए बहुत दिन हो गए, चुनाव हुए हुए कई महीने गुजर गए। ये वो लोग हैं जो विधानसभा को बपौती मानते हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा एमपी बन गए तो अपनी पत्नी को लड़ा दिए, राजा वड़िंग एमपी बन गए तो अपनी पत्नी को लड़ा के दोनों विधानसभा हरा दिए, लेकिन वो अभी भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं जिनकी पत्नी विधानसभा हार गई। पार्टी में जो स्लीपर सेल भी हैं और छत्रप कल्चर भी है, उनसे निपटना कितना आसान होगा? क्योंकि जब उन पावर पोजीशन में रहते तो ठीक है, उनका घर ही ऑफिस रहता है, पार्टी का ऑफिस उनका ऑफिस नहीं होता, घर ऑफिस होता है। इन परिस्थितियों से कैसे निपटे? जो बड़े लेवल पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, लुटियन जोन में बैठे हुए हैं, एआईसीसी में बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के लोग, अगर वो स्लीपर सेल की भूमिका में आ जाए तो उनकी सर्जरी राहुल गांधी कैसे करेंगे? और मुझे लगता है कि अभी कोई भी बड़ी सर्जरी कांग्रेस के अंदर नहीं हुई है। संगठन से ही शक्ति और संगठन से ही सत्ता। जिस दल का अगर जिला मुख्यालय एक्टिव नहीं है तो उम्मीद करना कि सत्ता में आए बहुत ही मुश्किल है। राहुल गांधी गुजरात यात्रा पर थे और उन्होंने एक बड़ा भाषण दिया, काफी लोगों ने देखा उनको। जिला अध्यक्षों को मजबूत करेंगे और परफॉर्मेंस से ही प्रमोशन, संगठन सृजन अभियान पर निकले। क्या कांग्रेस पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रही है? हालांकि आजकल पार्टी में आला कमान का कल्चर है और एक्सेप्टेड फैक्ट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में पिछले कई चुनाव में हमने देखा, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, छत्रप कल्चर है, क्षेत्रीय छत्रप। गुट दो गुट आपस में टकराते हैं और शायद वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते मुझे ये नहीं पता, लेकिन आपस में चुनाव जरूर लड़ लेते हैं, जिसका खामियाजा इनको चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। कई जगह जीतते जीतते हार गए, सरकार बनते बनते रह गए। क्या राहुल गांधी सीरियस हैं कि इस बार पार्टी की सर्जरी करेंगे और पार्टी को, जो कि लंबे समय तक सत्ता में रही, उसके बाद 15 साल से तकरीबन बाहर है सत्ता से, 14 के बाद बाहर है, क्या आंदोलन की पार्टी और कैडर की पार्टी में तब्दील कर पाएंगे? कैसे निपटेंगे राहुल गांधी छत्रपों से? कैसे निपटेंगे राहुल गांधी स्लीपर सेल से, जो कि एक तरफ कांग्रेस के भी मेंबर होते हैं और दूसरे तरफ किसी और पार्टी के पेरोल में कांग्रेस में काम करते हैं? लंबी चुनौती है और बहुत मुश्किल चुनौती है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इससे उबर पाएंगे? क्या ऑपरेशन पार्टी कर पाएंगे? पार्टी के अंदर वाकई जो असली कार्यकर्ता हैं उनको प्रमोट कर पाएंगे, या रॉकेट से लॉन्च होने का जो कल्चर है चलता रहे? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक और राजनीतिक विश्लेषक संजीव पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस एपिसोड में। उनसे चर्चा करते हैं, उनकी पैनी नजर इन घटनाओं पर उनसे चर्चा करते हैं कि जो राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है, ये कहां तक और कैसे। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। देखिए, अभी जब मैं गुजरात के उनके दौरे को देख रहा था और जिस ढंग से गुजरात में उन्होंने बातें रखी हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने, तो मैं दो बातें गुजरात को लेकर देख रहा था। 2017 का इलेक्शन मैंने गुजरात में जो देखा, उसमें कांग्रेस पार्टी का वोट, परसेंटेज ऑफ वोट और कांग्रेस की जो सीटें आई थी, और उसके बाद जो लास्ट इलेक्शन जो गुजरात में हुआ असेंबली का इलेक्शन, उसमें कांग्रेस पार्टी के परसेंटेज ऑफ वोट और सीटों का
मैंने पूरे आंकड़े का जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि 5 साल में कांग्रेस का गिर गया। इतना ज्यादा पतन हो गया। ठीक है, लंबे समय से गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार रही, उसके बाद बीजेपी वहां पे कंटिन्यू करती रही, नरेंद्र मोदी दिल्ली में आ गए उसके बावजूद कंटिन्यू करती रही बीजेपी। और मैं समझता हूं कि हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला भी गुजरात बनी और उसका मतलब कि प्रभाव पूरे देश पे पड़ा। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि गुजरात में एक ऐसा वर्ग मौजूद है जो कांग्रेस के साथ था या सेकुलर पॉलिटिक्स के साथ था। अगर आप कहें कांग्रेस के साथ ना भी हो तो सेकुलर पॉलिटिक्स के साथ था, और उन्होंने बीजेपी के विरोध में जाने का मन बनाया था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस जब लड़ रही थी तो कांग्रेस को 77 सीटें आई थी और भाजपा को 99 सीटें आई थी। कांग्रेस को उस समय में भी हमको लगता है कि 38-39% पॉपुलर वोट मिला था और भाजपा 49% के आसपास भाजपा थी। लेकिन जब 2017 के बाद जो लास्ट चुनाव जब अभी गुजरात में हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एकदम हवा और आंधी, एक तरह से ऐसी सफलता शायद नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं पा पाए थे जो भूपेंद्र पटेल की सरकार को मिली, और 150 से ऊपर सीटें। नरेंद्र मोदी भी इतना जबरदस्त सफलता शायद ही कभी ले पाए हो जब वो मुख्यमंत्री थे तो। और कांग्रेस मात्र सबसे बुरा प्रदर्शन हमको लगता है गुजरात के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस को मात्र 17 सीटें मिली। परसेंटेज ऑफ वोट 27 से 28% मिला, लेकिन सीटें सिर्फ 17 ही रह गई। परसेंटेज ऑफ वोट फिर भी 27%, 28%, एक सम्मानजनक परसेंटेज ऑफ वोट है। तो वो देखने के बाद मुझे हैरानी हुआ कि निश्चित रूप से कांग्रेस का जो पतन है वो क्यों हुआ, कांग्रेस कहाँ पे चूक गई। ये हमको लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय था जिस पर कांग्रेस हाईकमान ने 2017 से 2022 के बीच, 2023 के बीच गुजरात समेत पूरे देश में इसके मतलब कि मंथन नहीं किया था, और उसका रिजल्ट गुजरात में आया। और बाकी राज्यों में भी कांग्रेस 1, 2, 3, 4 राज्यों को अगर आप देखें तो सफल होती रही है, बाकी राज्यों में कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने जो बात बोली है, राहुल गांधी ने खुद सच्चाई स्वीकार करी है। राहुल गांधी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए उन्होंने गुजरात से शुरुआत करी है। और मुझे जहां तक लगता है गुजरात में जो अभी उन्होंने कांग्रेस का जो अधिवेशन किया गुजरात में, और गुजरात में लगातार जो उन्होंने दौरा किया है, वो केंद्र सरकार को शायद रास नहीं आया है। तभी है कि अभी आप एकाएक देख रहे होंगे कि सारी गवर्नमेंट एजेंसियां राहुल गांधी के खिलाफ सक्रिय है और उनको चार्जशीट भी फाइल हो गया। वो एक मामले में उनके जो वो गुड़गांव के जमीन घोटाले में पूछताछ भी हो रही है। तो ये गुजरात का जो रिपरकशन है, मैं समझता हूँ एजेएल वाले मामले में जो चार्जशीट हुआ है, पेश हुआ है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सारों को के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की ईमानदारी से प्रयास है, लेकिन उसके बावजूद क्वेश्चंस बहुत हैं, और वो क्वेश्चंस आप भी समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपके जहन में भी होगा कि ये कितना सफल हो पाएंगे, कैसे हो पाएंगे। जब आप पूछेंगे तो हम उसका जवाब भी देंगे। जी जी जी, वही तो मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने बात उठा दी थी कि पार्टी में जो स्लीपर सेल भी हैं और छत्रप कल्चर भी है, उनसे निपटना कितना आसान होगा। क्योंकि जब उन पावर पोजीशन में रहते तो ठीक है, उनका घर ही ऑफिस रहता है, पार्टी का ऑफिस उनका ऑफिस नहीं होता, घर ऑफिस होता है। इन परिस्थितियों से कैसे निपटे? देखिए, राहुल गांधी लगातार बोल तो रहे हैं कि जो भाजपा के या आरएसएस के साथ हैं वो चले जाएं, हम स्लीपर सेल को खत्म करेंगे। इस चीज को स्वीकार भी करने लगे कि उनकी पार्टी में स्लीपर सेल हैं, लेकिन व्यवहार रूप में नीचे कोई अगर स्लीपर सेल कार्य करता है, जिला स्तर का स्लीपर सेल है, तो वो तो उतना नुकसानदायक नहीं है। और उन्हें आपकी मजबूरी भी समझनी चाहिए, उनकी मजबूरी भी आप समझिए कि राज्य में जब सत्ता में आपके लोग नहीं है तो जिला लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको 10 काम पड़ते हैं प्रशासन से, तो उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो ये एक समस्या, बड़ी समस्या नहीं है कि जिला स्तर पे आपके कार्यकर्ता अगर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, अलग अलग क्षेत्रीय दल, आरजेडी नहीं है तो महागठबंधन में, जो भी एनडीए के गठबंधन में जहां जिसकी सरकार है, या मान के समझिए कि ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है एनडीए के अगर मानेंगे तो वहां पे अगर आपके कार्यकर्ता थोड़ा बहुत बीजेपी से मिलते हैं छोटे मोटे काम कराने के लिए, तो कार्यकर्ता होता है, उसका रोजी रोटी का भी मसला होता है। तो रोजी रोटी के मसला हल करने के लिए बहुत सारी मजबूरियां होती है।
तो ये मजबूरियों को तो हम समझते हैं और मैं समझता हूं कि ये व्यवहारिक कार्यकर्ता जो होगा ये करेगा। लेकिन सवाल तब बहुत गंभीर हो जाता है कि टॉप लेवल पे सारी सुविधा लेने वाले, कांग्रेस के नाम पे मलाई खाने वो वाले, डिसीजन इन्फ्लुएंस कर देते हैं ना, हाँ डिसीजन इन्फ्लुएंस डिसीजन, करते हाँ हैं। जो जो बड़े लेवल पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, लुटियन जोन में बैठे हुए हैं, एआईसीसी में बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के लोग, अगर वो स्लीपर सेल की भूमिका में आ जाए तो उनकी सर्जरी राहुल गांधी कैसे करेंगे? और मुझे लगता है कि अभी कोई भी बड़ी सर्जरी कांग्रेस के अंदर नहीं हुई है। जो स्लीपर सेल है वो मौजूद है, स्लीपर सेल अपने हिसाब से काम कर रहा है, बेशक राहुल गांधी जितना दावा करे। जैसे इसके 2-3-4 उदाहरण में अभी लेटेस्ट पिछले 1 महीने की घटनाक्रम को मैं बताना चाहता हूँ। राजीव शुक्ला जी हिमाचल के प्रभारी थे, हटा दिए गए थे। लगातार उन पे गंभीर आरोप लग रहे थे कि राजीव शुक्ला जी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। इवन की राजीव शुक्ला जी की जो वाइफ है वो भाजपा के जो बहुत बड़े नेता रविशंकर प्रसाद जी की बहन है, इस कारण भी उन पे उंगलियां उठती नहीं है। वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी बहुत सक्रिय हैं, जहां अमित शाह जी के जो बेटे हैं वो सबसे प्रभावी हैं। तो ये सवाल उठता है कि आखिर राजीव शुक्ला जी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है सरकार में भी? मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की कभी भी तीखी निगाह राजीव शुक्ला जी पे नहीं गई, और राजीव शुक्ला जी कांग्रेस हाईकमान में भी बहुत प्रभावी हैं। तो उनके इस कल्चर पे, राजीव शुक्ला के सारे गतिविधियों पे कांग्रेस के निचले कार्यकर्ता सवाल उठाते हैं। हिमाचल में सरकार बीच में ट्रबल में आई थी और वहां की जो सरकार थी, मुख्यमंत्री की सरकार मतलब फंस गए थे, कुछ विधायक बागी हो गए थे। उस दौरान भी जो सुक्खू की सरकार जब प्रॉब्लम में आई तो राजीव शुक्ला की भूमिका पे सवाल उठा था। चलिए राजीव शुक्ला जी को हटा दिया गया, लेकिन फिर अभी पता चलता है कि वो एआईसीसी में विशेष आमंत्रित के रूप में आ चुके हैं। सीडब्ल्यूसी में, जहां तक मुझे पता, सीडब्ल्यूसी में, सीडब्ल्यूसी में हाँ सीडब्ल्यूसी में कोऑपरेट कांग्रेस मेंबर। वर्किंग कमेटी में विशेष एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल जो बॉडी का ढांचा, जो पार्टी का जो ढांचा है, जो एक पार्टी का जो एक ऑर्गन हो है, सीडब्ल्यूसी जो है एक ऑर्गन है पार्टी का, जो मेन, जो पार्टी का जो मेन जो शरीर का एक जो पार्ट है, डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है, वो है सीडब्ल्यूसी। वहां पे फिर आ गए। अभी एक और घटनाक्रम सामने नजर आया, वो आया कि पंजाब के एक सह प्रभारी थे आलोक शर्मा, सचिव थे, टीवी चैनलों पे बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते थे, सरकार के बहुत ही पक्ष में, सरकार के जो खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में बहुत ही बेबाकी से तथ्यों के साथ अपनी बात को रखते थे। एकाएक खबर आई कि उनको पंजाब के प्रभारी पद से हटा दिया गया। तो हमने कुछ लोगों से पूछा कि ऐसी क्या घटना घटी, तो कहते हैं कि आलोक शर्मा ने जब वहां पे कुछ सारी जमीनी हकीकत जानने के बाद कोशिश करी कि ऊपर बताया जाए, तो वहां के जितने विरोधी दलों के जो छत्रप थे, जिनके ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिसमें प्रताप सिंह बाजवा है लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये अलग अलग छत्रप हैं, अलग अलग क्षेत्र बांट रखे हैं। और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को इन्होंने एकदम टोटली अबंडन कर दिया है, खत्म कर दिया है। निचले लेवल पे इनके अलग अलग पार्टी, ये अलग अलग गुट बना के चलते हैं। डीसीसी टोटली पंजाब में डिफंक्ट है। तो ये सारे इकट्ठे हो गए जो एक दूसरे के खिलाफ थे कि आलोक शर्मा अगर सच्चाई को ऊपर बता देगा तो हमें नुकसान कराएगा। वो सारों ने मिलकर दिल्ली में ऐसी सर्जरी करी कांग्रेस के टॉप नेताओं के साथ मिलके कि आलोक शर्मा को ही पोस्ट से हाथ धोना पड़ा। तो ये तो राहुल गांधी को समझना चाहिए कि भाई जो आदमी अगर वहां पे ठीक से काम कर रहा था, अब ये वो लोग हैं जो विधानसभा को बकौती मानते हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा एमपी बन गए तो अपनी पत्नी को लड़ा दिए, राजा वड़िंग एमपी बन गए तो अपनी पत्नी को लड़ा के दोनों विधानसभा हरा दिए, लेकिन वो अभी भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं जिनकी पत्नी विधानसभा हार गई। एक लोकसभा में आए, उनकी भी पत्नी हार गई, चलिए उनके पास पंजाब में कोई पोस्ट नहीं है। तो सवाल यह है कि इस तरह के छत्रप जो 30-30 साल 20-20 साल से पंजाब की राजनीति में एक्टिव है और कांग्रेस को उन्होंने कुछ दिया नहीं है, कांग्रेस को हाशिए पे लाने में उनकी अहम भूमिका रही है। आज कांग्रेस जो अगर राज्य में आम आदमी पार्टी से इतनी ज्यादा बुरी तरह से हारी, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण इन लीडरों की कारगुजारियां थी, इनका करप्शन था। लेकिन ये सारे लीडर जो हैं अभी भी हाईकमान के नजरों में अगर बहुत बेहतर हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे, किस तरह से हाईकमान इसको देख रहा है। इसी ढंग से हरियाणा में देखिए, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष से लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन तक का फैसला नहीं ऊपर रहा है। चुनाव तो होने के लिए बहुत दिन हो गए, चुनाव हुए हुए कई महीने गुजर गए
और प्रदेश का अध्यक्ष से लेके एलओपी नहीं लीडर ऑफ बना है, अपोजिशन, अभी तक एलओपी नहीं भी बना अभी है नहीं बन पाया है। अभी जो हमारी जानकारी में एलओपी नहीं हो पाया है, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है। तो ये जो सारी जो एडोकिज्म है, आप देखिए कि कर्नाटक में सरकार में है तो वहां पे 2-3 गुट काम कर रहे हैं। डीके शिव कुमार का गुट अलग है, वहां पे क्या कहा जाता है, वो सिद्धारमैया का गुट अलग है। तो ये अलग अलग गुटों में काम कर रहे हैं, कहीं किसी मुद्दों पे विवाद है, कभी किसी मुद्दों पे विवाद है। तो ये जो सारी चीजें जो कांग्रेस के अंदर जो है अभी भी, तो टॉप लेवल पे कोई सर्जरी नहीं हुई है। टॉप लेवल पे जो स्टेटों के अंदर जो छत्रप बैठे हुए हैं, उनके प्रोटेक्ट करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो हर अलग अलग तरीके से वो अपना काम करते हैं, अपने हिसाब से पार्टी को चला रहे हैं। और उसके बाद जो इस तरह के जो चीजें होती है उससे निचले कार्यकर्ता मायूस हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस के अंदर आज भी है। जो राहुल गांधी ने अगर जो गुजरात में बात करी है, जो डीसीसी को स्ट्रॉन्ग करने की लगातार बात हो रही है, अगर डीसीसी स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये प्रदेश अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन के जो दरबार है, जहां पे ये पार्टी ऑफिस को हाशिए पे लाके अपने घरों में जो दरबार लगाते हैं, वो जो है वो दरबार संस्कृति जब खत्म हो जाएगा, अलग अलग दरबारियों ने जो कब्जा कर रखा है, तो ये जो है ये अगर खत्म हो गया अगर इस प्रदेश के अंदर, तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस जिंदा हो जाएगी। लेकिन डीसीसी स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, इस पे क्या कांग्रेस की रणनीति है। डीसीसी जो है डायरेक्ट ब्लॉक को कनेक्ट होता है, ब्लॉक जो है आगे बूथ को कनेक्ट होता है। अब बात तो यहाँ तक बड़ी लंबी लंबी हुई है कि पन्ना प्रमुख भी, जैसे आरएसएस ने बना रखा है हर बूथ पे पन्ना प्रमुख, वैसे हम भी बनाएंगे। लेकिन पन्ना प्रमुख बनाने के लिए आपको तो बहुत निचले लेवल पे वर्कर्स चाहिए, और वर्कर्स चाहने के लिए आपके पास पैसा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और वर्कर उसके लिए डीसीसी को स्ट्रांग होना चाहिए। और बात तो आपने कर दी, बात तो देखिए जितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं सब में लंबी लंबी की गई है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन अब तक कितना हुआ है, कितना इम्प्लीमेंट किया गया, ये सारी बातें तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। कि पिछले अपना बैकग्राउंड देखिए कि आपने जो पहले जो अधिवेशनों में जो तमाम बातें करी, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो इसकी क्या गारंटी है कि अभी जो गुजरात में अधिवेशन हुआ है उसको दोबारा इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अभी लगातार बात हो रही है, मेरी किसी लीडर से बात हो रही थी, तो लगातार बात हो रही है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात हो रही है, और कह रहे हैं कि कांग्रेस संगठन में भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की चिंता हो रही है। तो एक कांग्रेस के लीडर कह रहे थे कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन अगर बढ़ा भी दिया जाएगा तो हम वुमेन लाएंगे कहाँ से, सबसे बड़ी बात क्या, और वुमेन मिल भी जाएंगी तो वो वुमेन किस तरह की मिलेंगी, और जो राजनीतिक दलों में कितने अच्छी महिलाएं आना चाहती हैं। ये बड़े गंभीर सवाल उन्होंने उठाए कि क्या अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में आना चाहती है, क्या वो राजनीतिक दफ्तरों में अपने आप को इतना अच्छे घर की महिलाएं सुरक्षित मानती हैं, या कोई भी अच्छे फैमिली के, पढ़े लिखी फैमिली के औरतें या एकेडमिशियन या अलग अलग फील्ड के इकोनॉमिक्स या कोई जमीन का जो बहुत मतलब कि अच्छा जो नेता हो, जिसको मतलब कि एक अच्छी पकड़ हो, क्या वो राजनीतिक कार्यालयों में 33% रिजर्वेशन मिलने के बाद भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये सब तमाम क्वेश्चंस वो कांग्रेस के नेताओं से बता रहे थे कि अगर हम चाहेंगे भी तो हमारे पास क्या होगा लास्ट में, कि जो लीडर होंगे उनकी पत्नियों को खड़ा कर दिया जाएगा। अगर आप वुमेन रिप्रेजेंटेशन देने की बात करेंगे तब भी, जैसे पंजाब में हुआ कि 2 सांसद बन गए तो अपनी पत्नी को लेके आ गए टिकट। आम महिला कार्यकर्ता, आम महिला बुद्धिजीवी, अच्छी महिला बुद्धिजीवी को राजनीति में कांग्रेस पार्टी कैसे जगह देगी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल उठ रहा है। महिला रिप्रेजेंटेशन जब बढ़ाने की बात हो रही है तो अगर फिर 33% रिजर्वेशन महिला को दे के अगर आप चाहेंगे कि नेताओं की पत्नियों को ही खड़ा कर दिया जाए तो वो रिफॉर्म थोड़ी हुआ। तो ये सब तमाम जो सवाल हैं ये राहुल गांधी के सामने है। राहुल गांधी की ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि उनके जो क्षेत्रीय छत्रप है पूरे देश भर में, क्षेत्रीय छत्रप की जब तक वो सर्जरी नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं ये अलग अलग मामलों में जरूर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इशूज और आइडियोलॉजी पे बहुत वीक है। पैसे में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, करप्शन में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बदमाशी में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन जब आइडियोलॉजी की बात आएगी तो आइडियोलॉजी में बहुत वीक है। ये सरकार के सामने सरेंडर कर सकते हैं कई नेता। जो राहुल गांधी का अगर उदाहरण ही देखें तो राहुल गांधी का अगर 2004 के बाद जब कांग्रेस सत्ता में थी तो राहुल गांधी टीम के लोग गायब हो गए, उनके टीम के लोग ही गायब हो गए। टीम के लोग गायब हो गए, जिसमें आप मान के चलिए कि जतिन प्रसाद थे इनकी टीम के, मिलिंद देवड़ा थे इनकी टीम के, ज्योतिरादित्य थे इनके टीम के,
आरपीएन सिंह जी थे इनके टीम के। पंजाब में तो इन्होंने एक मतलब कि रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट दिया सिर्फ इसलिए कि बेन सिंह जी के पोते थे, उनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का भी अध्यक्ष बनाया। और देखिए कि 3 बार 4 बार जिस आदमी को सांसदी मिली हो, वो एक मौके पे 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। वो लगातार, मतलब लोग कहते हैं कि जब वो 2019 का पार्लियामेंट जीत के आए थे रवनीत सिंह बिट्टू, तो वो लगातार केंद्रीय गृह मंत्री के संपर्क में थे अमित शाह जी के, और कांग्रेस हाईकमान को पता भी नहीं चला। ये तब पता चला कि जब वो पार्टी ही छोड़ गए और लुधियाना से भाजपा के उम्मीदवार हो गए। तो ये कांग्रेस हाईकमान की मतलब कि इंटेलिजेंस पे, कांग्रेस हाईकमान की खुफिया नजरों पे, या किस तरह के लोगों को ये प्रश्रय देते हैं, किस तरह के लोगों को आगे लाते हैं, इसमें तमाम सवाल उठना लाजमी है। जो घटनाएं घटी हैं 2004 के बाद, 2004 से 24 के 20 साल की घटनाओं को अगर आप देखेंगे, तो फिर बिहार जैसे स्टेट का आप ले लीजिए, कांग्रेस की हालत ये हो गई कि जो कांग्रेस पार्टी 1990 तक लगातार सत्ता में रही, बीच में अगर कुछ समय छोड़ दें, 77 में छोड़ दें, 69 67 के कुछ आसपास का अगर टाइम को छोड़ दें, तो जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, आज वो कांग्रेस की इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि कांग्रेस के पार्टी अपना कोई लीडर ही नहीं कांग्रेस पार्टी के पास। प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई तो पहले उनको लेके आए, अखिलेश सिंह प्रसाद सिंह को लेके आए। आज भी जो प्रदेश में जो इनके लीडर घूम रहे हैं, तो कन्हैया कुमार कॉमरेड है, वामपंथी पार्टी से आए हैं। तो ये जो कांग्रेस के अंदर जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कैसे इस पार्टी को पप्पू यादव को लेके आ रहे हैं। पप्पू यादव की कांग्रेसी परंपरा तो रही नहीं है। तो कांग्रेस ये मतलब अपने आत्मचिंतन करने के मूड में नहीं है कि 30 सालों में हमने क्या पार्टी की ये हालत कर दी कि हमें आयातित नीतियों पे भरोसा करना पड़ रहा है, हमारे सारे नेता गुम हो गए। यही हाल लगभग उत्तर प्रदेश में है, यही हाल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आपने नया लीडरशिप ही नहीं पैदा किया। आपकी पार्टी की आई हुई सरकार कमलनाथ के हाथ से चली गई। कमलनाथ आज भी पार्टी में ही है आराम से, उनकी तो कोई सर्जरी हुई नहीं। मध्य प्रदेश में कहते हैं कभी भी वो इंटरफेयर करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि मतलब कि जो हालात कांग्रेस पार्टी के हैं, तो सर्जरी जो है बहुत तगड़ा एनेस्थीसिया और तगड़ी सर्जरी करने की जरूरत है, और निचले लेवल पे नहीं। निचले वर्करों को आप मत धमकाइए कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं, स्लीपर सेल हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लोगों को भी आप छोड़ दीजिए। हाँ, प्रदेश लेवल के लोगों को आप कह सकते हैं कि आप भाजपा के साथ साठगांठ में है। अगर उनको पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सत्ता के साथ चल रहे हैं, रूलिंग पार्टी के साथ, तो आप उनकी सर्जरी कर दीजिए। लेकिन ये सर्जरी की शुरुआत एआईसीसी से होनी चाहिए। जिस दिन एआईसीसी से सर्जरी, एक सवाल और, बहुत दिन बाद कांग्रेस से कोई नेता माने कि राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं। बीजेपी पार्टी नहीं है, वो संघ परिवार का एक राजनीतिक हिस्सा है। उसके पीछे जो बॉस है वो आरएसएस है, और सैकड़ों उनकी संगठन, बजरंग दल, हिंदू महासभा, तमाम हर जगह ट्रेड यूनियन, भारतीय मजदूर संघ, तमाम ये सब काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह काम करता है। कांग्रेस के पार्टी की तरफ इस तरह कोई संगठन है नहीं कि पीछे कंट्रोल करे, संगठन चलाए। उनका कांग्रेस सेवा दल भी काम नहीं कर रहा है ठीक से। जितने उनके मजदूर संगठन है, चाहे जितने अनुसांगिक संगठन है, उसको जब तक वाइब्रेट नहीं करेंगे पूरा, और उसके लिए फंड्स भी चाहिए होंगे, तो कैसे आरएसएस बीजेपी से कैसे मुकाबला होगा। सिर्फ पार्टी नहीं, जो एलाइड ऑर्गेनाइजेशन सब हैं उनको भी तो वाइब्रेट करना पड़ेगा। सेवा दल हो, चाहे स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो। अभी अलका लंबा चुनाव लड़ी थी, उनका जमानत भी नहीं बचा दिल्ली में। जी, जिस तरह से संघ परिवार एक्टिव है। देखिए, संघ से अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, ऐसे संगठन से अगर आपको संघर्ष है, तो आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए पूरे देश भर में जो वैचारिक रूप से बहुत ही प्रतिबद्ध टीम हो, जो वैचारिक रूप से फाइट करने के लिए तैयार हो, वैचारिक रूप से अपनी बातों को रखे। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी के पास प्रतिबद्ध टीम नहीं है। चाहे वो दिल्ली केंद्रीय टीम हो, चाहे वो राज्य की टीम हो, चाहे ब्लॉक की टीम हो, चाहे जिलों की टीम हो। और राहुल गांधी इस बात को माने कि पिछले 30 सालों में जो सत्ता में इसलिए आ रहे हैं, जहां जहां भी इनको सत्ता मिली है, वो कांग्रेस के अपने कार्यों के कारण नहीं मिली। वो सरकार के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका इमीडिएट लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला, तो वो मिला है। कांग्रेस, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पॉजिटिव विपक्ष और एक आक्रामक विपक्ष की भूमिका होने के नाते राज्यों में सत्ता पे कब्जा किया।
और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने राज्यों पर जब सत्ता कब्जा किया तो फिर ये नहीं हुआ कि वहां कंटिन्यू कर पाई, अगले 5 साल बाद हार भी गई। जैसे छत्तीसगढ़ एक उदाहरण है जहां पे कांग्रेस को बहुत अच्छी सीटें जब दी गई या भूपेश बघेल सीएम बन गए तो, लेकिन उसके बाद भूपेश बघेल हार भी गए। गहलोत को सरकार मिली, राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता मिली एंटी इनकम्बेंसी के कारण, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ भी हो गई, बाद बीजेपी फिर सत्ता में आ गई। तो मान के चलिए कि इनके पास अगर कोई प्रतिबद्ध बैकग्राउंड का, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड का एक पूरी टीम होती तो शायद मुझे लगता कि अपने एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने में सफल होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनके पास कोई ऐसी टीम नहीं है। सत्ता में आने के बाद इनके नेता खूब मलाई खाने में लग जाते हैं और वो सब वैचारिक प्रतिबद्धता इनकी खत्म हो जाती है। तो मैं मान के चलता हूँ आरएसएस जैसी की टीम नहीं है, और आरएसएस जैसी टीम खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास तो आरएसएस से बड़ी टीम थी। कांग्रेस तो अपने आप में एक हिस्ट्री है, कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। कांग्रेस आजादी से पहले का एक संगठन है और पूरे देश में ही कांग्रेस थी। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिलहट तक कांग्रेस थी, बांग्लादेश तक कांग्रेस थी आजादी से पहले, मद्रास से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जब संघर्ष हो रहा था तो मुस्लिम लीग का तो जो प्रेजेंस दिखता था, कहां दिखता था, वो भी 1940 में प्रेजेंस दिखा। 1940 के बाद मुस्लिम लीग का प्रेजेंस नजर आया सीमित राज्यों में, बंगाल के इलाके में, पंजाब के इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, सिंध के इलाके में। 1940 से पहले तो मुस्लिम बहुल इलाकों में भी मुस्लिम लीग को बताना पड़ता था कि हम मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन मुसलमान कांग्रेस को वोट देते थे। प्रांतीय चुनाव हुए तो 1937 में मुस्लिम लीग ने कई जगह कांग्रेस को चैलेंज करने की कोशिश करी थी मुसलमानों के इलाकों में, लेकिन कांग्रेस जीती थी वहां पे। और पंजाब जैसे स्टेट में भी अगर कांग्रेस नहीं रही तो यूनिस्ट दल जो था, जो मुस्लिम लीग के अगेंस्ट था, वो वहां पे फाइट कर रहा था। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को तो इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जैसा मजबूत कोई संगठन नहीं था कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस का एक पतन क्यों हुआ, इसी का एक समीक्षा कर ले कांग्रेस की पार्टी के लोग। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जब बात होती है तो आरएसएस के मजबूत संगठन, आरएसएस की मजबूत आइडियोलॉजी होने के बावजूद एक चीज ध्यान रखिए कि आरएसएस का उतना बड़ा पेनिट्रेशन इस मुल्क के अंदर नहीं है जितना बताया जा रहा है। अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा जलवा है, साउथ इंडिया में तो आप देख ही रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में भी जलवा होने के बावजूद जब आप कहेंगे कि आरएसएस एब्सोल्यूट नहीं है मुस्लिम लीग की तरह, आरएसएस एब्सोल्यूट अगर होता तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 22 करोड़ वोट नहीं आते इस देश में। 68 करोड़ 64-65 करोड़ वोट पोल हुआ है, तो उसमें से तो आरएसएस को और बीजेपी के हिस्से में तो 22 करोड़ वोट ही आए हैं। कांग्रेस को भी तो 13 करोड़ 12 करोड़ लोगों ने वोट किया है, और 22 करोड़ लोगों के अलावा अगर मान के चलिए कि 6-7 करोड़ वोट कांग्रेस भाजपा के सहयोगी दलों को आ गए, 30 करोड़ वोट मान के चलिए, फिर भी 30 करोड़ वोट जो है वो आरएसएस के खिलाफ है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है उसमें मान के चलिए कि 4-5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ मुस्लिम वोट ले लीजिए, तो अभी भी 20 से 22 करोड़ 25 करोड़ हिंदू जो है वो सेकुलर विचार के साथ चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को जो है आरएसएस के साथ वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए तो सबसे पहले आरएसएस जैसा संगठन तो पूरे देश में खड़ा करना भी आसान नहीं है। उनका 100 साल पुराना संगठन है, 1925 का बना हुआ संगठन है। कांग्रेस 1885 की है तो कांग्रेस जो है इसी मोड में चले कि 1925 का संगठन जो है अगर तब इतना मजबूत हो सकता है तो हम 1885 के हैं। लेकिन उसके लिए फिर कांग्रेसियों को हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, कांग्रेसियों को अपनी कारगुजारी पे देखना भी पड़ेगा। अभी एक बात बताइए कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सरकार है कांग्रेस की, और जो वहां पे लैंड एक्विजिशन की जो बात हो रही है, जिसपे वहां पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, सेंट्रल सिटी ऑफ हैदराबाद के साथ लगी हुई जो जमीन है, तो आप बताइए कि फिर कांग्रेस को फिर कहते हैं कि आरएसएस से हम लड़ देंगे, जब आपकी वैचारिक कोई प्रतिबद्धता ही नहीं है, चाहे आर्थिक इशू हो चाहे वो सामाजिक इशू हो, तो आप कैसे आरएसएस से लड़ देंगे? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल कांग्रेस के लिए है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। और आरएसएस एक वैचारिक संगठन है, वो हिंदुत्व की विचारधारा लेकर चलता है। सेकुलरिज्म एक तरह से देखें तो एक पॉलिटिकल यूएसपी बन गया है, कल्चरल सेकुलरिज्म अभी नहीं आया है। उसको लाने के लिए
एक वैचारिक पूरी टीम की जरूरत है, आइडियोलॉग्स की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों को जरूरत है जो लिख के पढ़ के बोल के उसको काउंटर कर सके, तब जाके आरएसएस से मुकाबला कर पाएंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नमा। शुक्रिया सर।